नमस्कार, स्वागत है आपका सिबलिंग स्टडी के इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में और ये किस किस आधार पर होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। इसको हम बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये है जब किसी समाज में व्यक्ति को उच्चता और निम्नता के आधार पर क्रमबद्ध ढंग से बांटा जाता है, तो उसको हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। तो ये जाति के आधार पर हो सकता है, वर्ग के आधार पर हो सकता है, शिक्षा है, धन है, या रेस है, या रिलीजन के बेस पे भी हम कभी इसको बांटते हैं। तो अब हम जान लेते हैं इसकी विशेषता के बारे में। विशेषता सबसे पहले तो ये है कि ये समाज का क्षैतिज विभाजन ये करता है। समाज को ये कई भागों में बांट देता है इनके आधार पर, जैसे जाति है, शिक्षा है, व्यवसाय है, इसके आधार पर। और स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। ये दो लोगों के बीच में इसका स्तरीकरण नहीं होता है, उसको हम विभेदीकरण कहते हैं। यदि हम दो लोगों के बीच में भेद करते हैं कि ये ज्यादा पढ़ा लिखा है और ये ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको हम सामाजिक विभेदीकरण कहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण तभी माना जाता है जब किसी या पूरी जाति या किसी वर्ग की हम इसको बांटने की हम कोशिश करते हैं उच्चता और निम्नता के आधार पर। और इसका विभिन्न स्वरूप होता है। प्रत्येक समाज में इसका स्वरूप विभिन्न हो सकता है। कहीं पर ये हो सकता है कास्ट के आधार पर, कहीं ये रंग के आधार पर हो सकता है, कहीं प्रजाति, कहीं निर्जाति। इसके विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं विभिन्न समाज में। और ये सर्वव्यापी है, जैसे हमने पहले भी कहा, ये पाया जाता है। बेशक इसके स्वरूप अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सर्वव्यापी है, सार्वभौमिक है। ये प्रत्येक समाज में हमें देखने को मिलता ही है। और ये प्राचीन व्यवस्था है। ये ऐसा नहीं है कि आज के दौर से ये शुरू हुआ है, ये प्राचीन व्यवस्था है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे और उनकी जो प्रजा होती थी, एक शासक करता था और दूसरे जो है वो उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और ये है, इसमें परस्पर संबद्धता भी होती है। अब ऐसा नहीं है कि राजा पूरा काम स्वयं ही कर लेगा, उसको एक प्रजा की जरूरत पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंधित होते हैं और मानवीय प्रयत्नों का ये परिणाम है। ये ऐसा नहीं है कि कहीं और से ये कुछ ऐसा कंसेप्ट आया है। ये मानव द्वारा ही ये निर्मित है, मानव ने ही बनाया है और इसको समाज को कई भागों में बांटा है और इनके आधार पर, जैसे जाति है, वर्ग है, जैसे हमने पहले भी बात की। अब हम जान लेते हैं कि जो इसके आधार है वो क्या क्या है, क्या क्या ऐसे बेसिस है जिसके आधार पर हम स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम देख लेते हैं बायोलॉजिकल भी स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। जैसे एज के आधार पर जो बच्चा होगा उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, उसको कहा जाएगा कि तुझे अभी नहीं पता, तुम्हारा विकास नहीं हुआ है, तुम्हें समझ नहीं है। और जिसकी एज ज्यादा होगी उसकी परिस्थिति थोड़ी उच्च होगी एक छोटे बच्चे से। और ये बर्थ के आधार पर भी होता है। कुछ बच्चे जो है वो अच्छे परिवार में जन्म ले लेते हैं, जिनकी पहले ही परिस्थिति अच्छी होती है और उसकी भी साथ में परिस्थिति अच्छी हो जाती है। ये बर्थ के आधार पर भी होता है और रेस के आधार पर भी ये होता है। इसमें स्ट्रेटिफिकेशन ऐसे होता है कि जैसे रेस है, ये जो प्रजाति एक जो ये हमारी क्या कह सकते हैं, ये प्रजाति है, ये ऐसे लोगों का समूह है जिनकी बनावट एक जैसी होती है, त्वचा का रंग एक जैसा होता है। मतलब इनकी हम पहचान कर सकते हैं और हम कह सकते हैं ये इस प्रजाति का व्यक्ति है। तो इसके आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। जैसे हम किसी, जैसे पश्चिमी देश है, वहां पर जो गोरे हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाता है और जो काले लोग हैं उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता और उनका शोषण भी वहां पर होता है। तो अगर हम भारत की बात करें, जैसे हमारे अब तो नहीं है, लेकिन जैसे जो परंपरागत आधार थे वहां पर जो शूद्र जाति से लोग संबंध रखते थे, उनके साथ भी बहुत सारे अन्याय होते थे। तो भारत में जैसे जाति के आधार पर, तो जैसे पश्चिमी देश में है वहाँ रंग के आधार पर होता है, लेकिन ये पाया हर जगह जाता है, ये सार्वभौमिक है। और अब जैसे सामाजिक सांस्कृतिक इसके आधार पर भी होता है। जैसे एजुकेशन के आधार पर जो पढ़ा लिखा होगा उसकी परिस्थिति थोड़ी उच्च होगी, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसकी फिर उस हिसाब से उसकी परिस्थिति समाज के लोग निर्धारित कर देते हैं। और किनशिप यदि किसी व्यक्ति की जो किनशिप एक नातेदारी है, उसकी अच्छे लोगों के साथ उसका उठना बैठना है, तो उसकी परिस्थिति ऐसे ही उच्च हो जाती है।
और लाइफस्टाइल से भी हम इसको देख सकते हैं कि जिसका रहन सहन खान पान जिसका अच्छा होगा उसकी समाज में जो परिस्थिति है वो उच्च होगी। एक जो गरीब होगा जिसका अच्छा व्यवसाय नहीं चल रहा होगा, आजीविका जो वो अच्छे से अर्जित नहीं कर पा रहा होगा, अभाव में जी रहा होगा, तो उसकी उतनी वैल्यू समाज के लोग नहीं करते हैं, ऐसा हमें देखने को मिलता है। और इसमें धार्मिक ज्ञान और योग्यता के आधार पर भी इसमें जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जैसे पहले क्या होता था हमारे समाज में कि जैसे हमारे पुरोहित है, पंडित है और जिन्होंने वेद पुराण का अध्ययन किया है, तो उनको लोग पूछते थे, उनकी बातें लोग उसको इम्प्लीमेंट करते थे अपनी लाइफ में कि इन्होंने कहा है तो ये अच्छा होता होगा, इस तरह से। और उनकी फिर इज्जत भी उस हिसाब से होती थी। और जो जिसको धर्म का ज्यादा ज्ञान नहीं होता और उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था, और अभी भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। फिर बात कर लेते हैं आर्थिक आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जैसे संपत्ति के आधार पर कोई रिच है, कोई पुअर है, कोई मिडिल क्लास में आता है, तो इसके हिसाब से भी परिस्थिति निर्धारित होती है, स्तरीकरण होता है। और व्यवसाय जैसे अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, इनकी जो समाज में है वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू है, इज्जत है। और जो हमारे धोबी है, नाई है, कुम्हार है, उनको इतना महत्व नहीं दिया जाता। यही समाज की एक सच्चाई है। और फिर पॉलिटिकल आ गया, इसमें एक शासक करता है और एक शासित होता है। एक रूल करेगा और एक उनको मानेगा। और कई बार ऐसा होता है कि शोषण भी होता है। ये ऐसा नहीं है कि ये आज से है, हम आगे पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स की भी एक थ्योरी है, उन्होंने कहा था कि पहले दास प्रथा थी, फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारे उन्होंने 3-4 स्टेजेस बताई है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। और लास्ट में उन्होंने कहा था कि जो ये पूंजीवाद है, ये जब इसका पाप का घड़ा भर जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारे मजदूर है वो एकत्रित होंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, और एक ऐसे समाज की स्थापना होगी जहां पर सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा संसाधनों के लिए, और उनकी आवश्यकताएं भी फिर उस समय अच्छे से पूरी हो जाएगी, उनका शोषण करने वाला कोई नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि जो ये पूंजीवाद है ये अफीम है, ये एक नशा है। और उन्होंने कहा था कि जो ये हमारे मजदूर है वो जागो, एकत्रित हो जाओ, और तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। उन्होंने कुछ ऐसी धारणा दी थी। और अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकार कि हम भारत में ही देख लेते हैं या अन्य देशों में भी ऐसा होता है। जैसे रेस के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। रेस यानी ऐसे समूह जिनकी शारीरिक और मानसिक विशेषताएं लगभग समान होती है, उनके बालों की जो बनावट है या उसका स्वरूप है वो भी एक जैसा होता है, और उनकी त्वचा का रंग वो भी मैच करता है, ठोड़ी की बनावट है, चाहे वो पूरे फेस की बनावट है, उनको हम उसके रेस के माध्यम से हम उन्हें पहचान सकते हैं कि ये इस प्रजाति से संबंध रखते होंगे। और एथनिसिटी जैसे ये त्वचा और रंग के आधार पर होता है, ये सांस्कृतिक एक पहचान होती है। जो ये एथनिसिटी है ये इसका आधार होता है हमारी भाषा, धर्म, परंपराएं, सांस्कृतिक मान्यताएं। तो इसके आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जो ये नृजाति में जब क्या होता है कि कुछ लोग अपनी संस्कृति को सर्वोपरि मानते हैं, धर्म को अच्छा मानते हैं, और दूसरों की जो संस्कृति है, धर्म है, उसको हीन भावना से देखते हैं। तो इसमें भी उच्चता और निम्नता का हमें स्तरीकरण देखने को मिलता है। अब बारी आती है कास्ट की, क्लास की। वैसे तो मैं इसके बारे में मैंने एक अच्छे से वीडियो बनाई है, आपको अगर देखना है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आप देखिए। लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ भी बता देती हूँ। कास्ट के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के जो लोगों के हाथ का ना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं, ना उनके साथ ऐसे कोई संबंध रखते हैं, ना विवाह करते हैं। और खान पान संबंधी तो निषेध है ही, लेकिन जैसे सार्वजनिक स्थान है, कोई मंदिर है, कुओं से पानी नहीं भरने दिया जाता, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, ऐसे बहुत सारे कारण है। और इसके आधार पर भी स्तरीकरण होता है, उच्चता और निम्नता की भावना आ जाती है। और क्लास में भी ऐसा ही है, कुछ उच्च वर्ग के लोग हैं, कुछ थोड़े मध्य वर्ग के हैं, और कुछ बिल्कुल ही निम्न वर्ग के लोग हैं। तो उसमें भी स्ट्रेटिफिकेशन है। इसको व्यवसाय के आधार पर हम ले सकते हैं। और इसमें जो एक वर्ग के लोग हैं उनकी जो अपना एक जैसी उनकी एक परिस्थिति होती है, और उनको एक समान अवसर मिलते हैं, एक समान ही उनकी आजीविका वो अर्जित करते हैं।
तो क्लास में ऐसा है। और अब बात करते हैं हम जेंडर की। लैंगिक भिन्नता भी पाई जाती है और ये हमारे जन्म से ही शुरू हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उनमें बायोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं, लेकिन जो ये जेंडर है ये समाज निर्धारित करता है। और ये लैंगिक भिन्नता अलग है, और ये जो जेंडर बाद में समाज के द्वारा ये दिया जाता है कि तू लड़की है तो तेरे ये काम है, तू लड़का है तो तेरे ये काम है। जैसे बच्ची जब छोटी होती है तो उसको क्या लाया जाता है कि उसको किचन सेट दिला देंगे, लड़के को पहले ही गाड़ी ले आएंगे, कुछ खिलौनों के आधार पर भी उनको बांटा जाता है। और इसमें सोशलाइजेशन भी वैसे ही होता है कि तू लड़की है, तुझे साफ सफाई रखनी चाहिए, तुझे खाना बनाना आना चाहिए, कुछ इस तरह की धारणाएं हमारे समाज में होती है। लेकिन अब तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये समाज बदल रहा है। लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को ही घर के काम भी सिखाए जाते हैं और उन्हें समान अवसर दिया जाता है। उन्हें जो व्यवसाय चुनना अच्छा लगता है उन्हें वही अब करने दिया जाता है। पहले लड़कियों को अगर पढ़ाया भी जा रहा है तो कहा जाता था तुम होम साइंस रख लो, और लड़के को डॉक्टर इंजीनियर कुछ ऐसा कह देते थे लोग। और घरेलू कार्य भी ऐसे बांटे होते थे कि जो तुम स्त्री हो, तुम घर पे रहोगी, तुम साफ सफाई करोगी, और जो पुरुष है वो काम से आएगा, थका हारा आएगा, तुम उसे पानी पूछो, तुम उसे खाना दो। कुछ इस तरह की धारणाएं समाज में पाई जाती है, आपने भी देखा होगा। और शिक्षा के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है जेंडर के आधार पर। यदि किसी की आय अच्छी नहीं है, उसके पास 2 बच्चे हैं, तो वो प्रेफर करेगा कि वो लड़के को ही पढ़ाएगा, और लड़कियों को पढ़ा के हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। कल दिन को इसकी तो शादी हो जाएगी, हम लड़के को पढ़ाएंगे, ये हमारा बुढ़ापे का सहारा होगा। ये आपने भी देखा होगा क्योंकि आप इस सोसाइटी में ही रहते हैं, आपने ये सारी चीजें देखी होगी, अनुभव की होगी। और बालक के लिए वरीयता क्या होता है कि लोग जनसंख्या बढ़ा देते हैं एक बालक की, जहां में यदि लड़की पैदा हो जाती है। लेकिन मैं अब की बात नहीं करती, अब तो लोगों के जो विचार है, सोच है, बदल गई है। लेकिन ये इसकी विशेषता है, मैं जेंडर की विशेषताएं पढ़ा रही हूँ। तो इसमें क्या होता था कि बालक के लिए वरीयता होती थी कि यदि बालक का जन्म हो रहा है तो खुशियां मनाएंगे, यदि लड़कियां पैदा हो रही तो कहेंगे ओहो दूसरी लड़की हो गई, तीसरी लड़की हो गई। इस तरह की कुछ धारणाएं लोगों के मन में थी और समाज में ये पाई भी जाती थी। निवास स्थान और वंश सत्ता। निवास स्थान, जैसे स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनको पुरुष के घर पर विवाह करके जाना होता है, और वंश और सत्ता वो भी पुरुष के हाथ में होती है, और वंश भी पुरुष के ही नाम से चलता है, जहां पर पितृ सत्तात्मक परिवार होते हैं। कई समाजों में मातृ सत्तात्मक परिवार भी होते हैं, और ज्यादातर क्या होता है कि जो सत्ता है वो पुरुष के हाथ में होगी, और वही निर्णय लेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और भोजन संबंधी भी अब तो हम नहीं कह सकते, लेकिन पहले क्या होता था परंपरागत समाज में, जब खाने के लिए भी लोगों के पास पर्याप्त भोजन नहीं होता था तो पहले कहा जाता था कि जो पुरुष है वो बाहर से काम करके आया है, थका हारा आया है, पहले इन्हें खाना खिलाया जाएगा, यदि बचेगा तब स्त्रियां खाना खाएगी। कुछ इस तरह की धारणाएं भी पाई जाती है, और इसके आधार पर भी आप देखिए ये भी स्ट्रेटिफिकेशन ही है। और दहेज की मांग, लड़का जितना पढ़ा लिखा होगा, जितनी उसकी कमाई होगी, उसके हिसाब से लड़की से दहेज मांगा जाएगा लड़की के घर वालों से। और आप देखिए कि जो कुछ लड़कियां हैं, यदि उसके पिता के पास इतने आय के स्रोत नहीं है, वो उतना धन नहीं जुटा पा रहा है, तो कई समाजों में क्या होता है कि लड़कियां सुसाइड कर देती है। और कई समाजों में जो माता पिता है वो खुद विवश हो जाते हैं कि वो अपनी लड़की को खुद ही खत्म कर देते हैं, जन्म होते ही उसको मार देते हैं कि ये तो बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा कि हम दहेज कहाँ से जुटाएंगे, यदि दहेज नहीं होगा तो हमारी लड़की अविवाहित रह जाएगी। इस तरह की बहुत सारी कुरीतियां थी, शायद अब भी होगी, लेकिन अब समाज धीरे धीरे बदल रहा है, चीजें बदल रही है। लोग या लड़कियां, स्त्रियां अपने जो अधिकारों के प्रति है वो सजग हो रही है, वो अब इसका शिकार बहुत कम होती है। और ये थी कुछ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, और इसके क्या आधार है, किस किस रूप में स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है समाज में, हमने ये आज डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।